नमस्कार, स्वागत है आपका। प्राकृतिक आपदाएं हमारे समय का एक सच हैं और जब ये सच हैं तो तैयारी में ही है समझदारी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी ऐसा ही एक सच है जो हमारे समुद्री किनारों को बार बार झकझोरता रहा है, कभी बंगाल की खाड़ी में तो कभी अरब सागर में। ये तो तय है कि चक्रवात को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इससे किसी तरह का नुकसान ना हो इसकी तैयारी तो की ही जा सकती है। हमारा अनुभव अब यह बताता है कि हमने इसके लिए इतनी तैयारी की है कि अब कम से कम अनमोल जीवन का नुकसान काफी सीमित हो गया है, लेकिन खतरा बरकरार है। आज आपदा का सामना में बात इसी की, चक्रवात, खतरा और क्या है बचाव। तो आइए पहले जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह खतरा कितना बड़ा है और इसके क्या क्या आयाम हैं। इसको हम अब आपको कुछ तथ्यों के जरिए समझाते हैं। हर साल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई चक्रवात आते हैं, हम जानते हैं, और इसका अनुभव भी लगातार हर साल होता है। इस दौरान बहुत बारिश होती है, तूफानी लहरें आती हैं, कई बार जान माल का नुकसान भी होता है। भारत की तट रेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है और हर साल 5-6 उष्णकटिबंधीय छोटे या बड़े चक्रवात आते रहते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि कुछ राज्य जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल उन राज्यों में हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पुदुचेरी, गुजरात भी इस सूची में शामिल है जो संवेदनशील हैं चक्रवातों को लेकर। इसके लिए पूर्व की तैयारियां बेहद ज़रूरी हैं। पहले से तैयारी हो, पूर्व चेतावनी प्रणाली बचाव के लिए बहुत प्रमुख घटक है। साथ साथ जोखिम प्रबंधन के लिए तीव्र और सटीक सूचना संचार बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है और यह सूचना सब तक पहुंचनी चाहिए, हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए और उसका इस्तेमाल जो अधिकारी हैं, प्रशासक, अलग अलग एजेंसियां हैं, उनका सामूहिक प्रयास होना चाहिए, जिससे बचाव की प्रभावशीलता बढ़ जाती है। अलग अलग एजेंसियां, संगठनों के बीच तालमेल अगर हो तो जोखिम कम हो जाता है, ये हमारा अनुभव बताता है। हर व्यक्ति तक सही समय पर सूचना पहुंचना एक तरह से निर्णायक है, यानी वो कीमती जीवन बचा सकता है। और इसके अलावा जो जोखिम मूल्यांकन है, किस तरह से प्रतिक्रिया उस पर देनी है, उसका तंत्र क्या होगा, इसको लेकर बात, और इसमें राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। और इस महत्वपूर्ण मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र सिंह जी, सदस्य हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। हमारे साथ हैं डॉक्टर एम महापात्रा, महानिदेशक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। और इसके अलावा हमारे साथ अतुल करवाल साहब है, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा राजेंद्र सर आपसे। ये बताएं कि जो पूरी तैयारी है पूर्व सूचना को लेकर या जोखिम मूल्यांकन को लेकर, पिछले सालों में कितना इसमें बदलाव हुआ है? बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक देखिए संचार प्रणाली की बात मैं करता हूँ तो ये एक बहुत ही आपदा के समय में एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करती है। और जैसा आपने बताया कि ये चक्रवात जोखिम प्रशमन जो परियोजना एनडीएमए ने शुरू की है, एनसीआरएमपी प्रोजेक्ट, उसमें जहाँ ये 2 राज्यों में हमने शुरू की थी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में, उसमें जो है अर्ली वार्निंग डिसेमिनेशन सिस्टम EWDS, जिसे हम कहते हैं कि पूर्व चेतावनी प्रसार प्रणाली जो है, ये 2 राज्यों में हमने शुरू की है। और इसके अंतर्गत अलर्ट सायरन, सैटेलाइट रेडियो और मास मैसेजिंग का जो है हमने इसमें प्रावधान किया था। और ये परियोजना बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। जैसा कि हमने 19, 20 और 21 के दौरान अगर हम देखते हैं तो जितने भी तूफान और साइक्लोन इस ईस्टर्न सेक्टर पे आए हैं, ईस्टर्न कोस्ट पे आए हैं, उसमें इस प्रणाली ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अपना प्ले किया है। इसके अनुसार ये प्रणाली बहुत विश्वसनीय है और आपदाओं के दौरान, जैसे आपने कहा, कि अंतिम छोर तक संपर्क सुनिश्चित करने के लिए तथा पहले से ही समुदाय के लोगों को और आम लोगों को, साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है उनको भी ये आगाह करता है ये प्रणाली के द्वारा
कि तैयारी कर लीजिए, तूफान आने वाला है। जी। ये बहुत ही कारगर साबित हुई है। और अभी फेज 1 में हमने जो है ये उड़ीसा और आंध्रा में शुरू किया है, और फेज 2 में गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में भी जो है ये प्रावधान हमने कर रखा है। ठीक है। इसके साथ ही जो फ्यूचर के लिए है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो है, एक हमने जो है अलर्ट सिस्टम है, जिसमें कि पहले आईएमडी और ये जो है संचार भेजता था लोगों के माध्यम पे, लेकिन अभी जो है आईएमडी, सीडब्ल्यूसी, इनकॉइस, डीजीआरई और एफएसआई जितनी भी एजेंसीज हैं, ये सब का जो संचार ये लोग हैं, ये अलग अलग ना भेज करके कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल पे भेजेंगे, और उसके द्वारा जो है हम राष्ट्र के या जिस एरिया में भी ये आपदा आती है उन तक पहुंचाने में जो है ये कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल जो अगले 6 महीने में शुरू होने वाला है, उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें। बिल्कुल। अतुल साहब, ये बताएं, एनडीआरएफ हम जानते हैं उसने बहुत बड़ा काम किया है। अब जो मृत्यु दर है वो काफी कम चक्रवात के मामले में हो गई है, लेकिन एक समस्या ये है कि चक्रवातों की संख्या जो है ज्यादा हो गई है पिछले, अगर हम कुछ सालों में देखें तो। किस तरह से इसको लेकर एनडीआरएफ काम कर रही है कि जो बार बार चक्रवात आ रहे हैं, किस तरह की अब तैयारियां हैं, किस तरह की अब प्रतिक्रिया की पूरा पैटर्न है? जी शुक्रिया। जैसा आपने अभी फरमाया, 2012 और 17 का 5 साल का अगर समय देखें हम, तो उसमें 9 चक्रवात आए थे, और 17 से 22 के 5 साल देखें उसमें 20 चक्रवात आए हैं। संख्या पहले से दुगनी से अधिक हो गई है। और इसका मौसम भी जो पहले रहता था जून से अक्टूबर तक का, उसके सिवा के महीनों में अप्रैल दिसंबर में भी चक्रवात अब आने शुरू हो गए हैं। अब इनको रोकने का तरीका तो नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी किस तरह से पहले से बेहतर है बताना चाहूँगा। अभी जैसे बताया राजेंद्र सिंह साहब ने आपको कि हमारी फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी पहले से कहीं बेहतर है, तो हमें उसकी आगाही, उसकी फोरकास्ट पहले मिल जाती है। काफ़ी हद तक लैंडफॉल कहाँ होने की संभावना है ये पता लग जाता है। तो हमारी टीमें बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ में बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करके काम करती हैं, और चक्रवात के लैंडफॉल से कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही उस जगह पे तैनात हो जाती है। उस तैनाती के काफ़ी फायदे रहते हैं। पहला तो कि हम लोग एक एंजल्स इन ऑरेंज के नाम से पहचाने जा रहे हैं। एनडीआरएफ ने इतना अच्छा काम किया पिछले 1.5 दशक में कि लोगों में अवेयरनेस करनी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद इवैक्यूएशन में हम स्थानिक प्रशासन के साथ जुड़ के काम करते हैं, ताकि लोगों को असरग्रस्त एरिया से पहले से निकाल लेना ठीक रहेगा, उनके मवेशियों को भी, ताकि नुकसान कम से कम हो। और उसके बाद फिर चक्रवात के समय में जो हमको किसी को रेस्क्यू करने की ज़रूरत पड़ती है या रिलीफ मटेरियल पहुंचाने की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हमारी तैयारी रहती है जो पहले से बेहतर है। जैसा कि हमारी स्ट्रेंथ पहले 8 बटालियन की थी 2006 में, अब वो 16 बटालियन है। पिछले 2 साल में 12 से 16 बटालियन की संख्या हो गई है, तो हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हमारा फुटप्रिंट पहले से ज़्यादा स्प्रेड आउट है। हमारे पास जो लोकेशन थी उसमें हमने काफ़ी लोकेशन ऐड किए हैं और ऐड कर रहे हैं, ताकि हमारी टीमें नज़दीक में अवेलेबल रहें, और उससे हमारा रिस्पांस टाइम कम हो जाता है। और चक्रवात के समय के बाद जनजीवन को नॉर्मल लाने के लिए, चाहे वो पावर सप्लाई को रिस्टोर करना है, सड़कें साफ करनी है, इसमें हम लोग जुट के काम करते हैं सबके साथ मिलके। तो मुझे लगता है कि हमारी तैयारी इस सीजन के लिए काफ़ी अच्छी है। हमारी कोऑर्डिनेशन सबसे काफ़ी अच्छी है, जितनी भी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, और हम आश्वासन देना चाहेंगे कि हम बेहतर काम करके आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर महापात्रा, अब ये बताएं कि जो कुछ भी पूर्व सूचना है, पूरा पैटर्न निर्धारित है, इसका पूरा श्रेय एक तरह से मौसम विभाग को जाता है। ये बताएं किस तरह से हम इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि अब हम सटीक उसका पूर्वानुमान लगा रहे हैं और पहले से सूचना दे रहे हैं। क्या आने वाले वक्त में हम कुछ और भी देख सकते हैं? जी, आप थोड़ी पिछले सालों से कंपेयर करें, आप देखेंगे कि जो साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है अभी देश में, इसमें एक पैराडाइम शिफ्ट आए हैं रिसेंट ईयर्स में। और मैं तुलनात्मक रूप में देखूं, जैसे 1999 में उड़ीसा सुपर साइक्लोन से 10,000 लोगों का मृत्यु हो गया था और डिवास्टेशन देखने को मिला था। अभी ऐसे ही कंपेरेबल साइक्लोन के साथ जब हम
साइक्लोन वार्निंग को कंपेयर करें, हम देखते हैं कि देश में हम एक मजबूत साइक्लोन वार्निंग सिस्टम उपलब्ध करा सकते हैं और इसके बेसिस के ऊपर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सभी कदम उठाते हुए हम अभी जनजीवन का जो हानि हो रहा था इसको हम कम कर चुके हैं। अभी देखें तो कोई एक साइक्लोन का जब हम अर्ली वार्निंग करने के लिए जा रहे हैं, इसका पहला कदम होता है कि डिटेक्शन, इसका अच्छा से अच्छा तरीके से एक्यूरेटली डिटेक्शन हो जाए और इसको मॉनिटरिंग करने के लिए जितने सारे मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन जरूरत होता है ओशन से, एटमॉस्फेयर से और लैंड सरफेस से, इसको अच्छा से लिया जाए। तो इसको इस्तेमाल करके एक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम के जरिए न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल से इसको एसिमुलेट किया जाए और इससे एक लंग पीरियड यानी लंगर पीरियड के लिए एक फोरकास्ट तैयार हो सके। ये सभी सिस्टम्स पहले नहीं था। सो एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को भारत मौसम विज्ञान विभाग का मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत 2008 से शुरू हुआ था और इसका सुफल 2012 से देखने को मिला। और मैं आपको ये बताते हुए खुशी हो रहा है कि जो हम प्लान किए थे 2010 में, मैं विजन स्टेटमेंट तैयार किया था साइक्लोन वार्निंग के लिए, उसमें बोले थे कि बाई 2020 देयर विल बी 40% इंप्रूवमेंट इन साइक्लोन फोरकास्ट एक्यूरेसी। मगर अभी आप देखेंगे जैसे यूनाइटेड नेशंस एंड WMO वगैरह भी इसको एप्रिशिएट किए हैं, हमारा फोरकास्ट एक्यूरेसी लैंडफॉल की तरफ आप देखें तो ऑलमोस्ट जीरो एरर। वेरी सिवियर साइक्लोन स्टॉर्म फनी हुआ कि हुदूद हुआ कि फाइलिन हुआ, साइक्लोन अम्पन हुआ, वो दिखाई दिया। तो ये सब पॉसिबल हुआ इसके लिए कि टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और मॉडर्नाइज किया गया हमारा ऑब्जर्वेशनल सिस्टम्स, मॉडलिंग सिस्टम्स, कंप्यूटिंग सिस्टम्स एंड फोरकास्ट डेवलपमेंट सिस्टम एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। और ये सभी को लेकर जब हम कंपेयर करते हैं इंटरनेशनली, आप देखें कि इंडिया का जो साइक्लोनिक सिस्टम है दिस इज सेकंड टू नन वर्ल्ड में। हमारा जो फोरकास्ट एक्यूरेसी आप कंपेयर करेंगे यूएसए के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूके के साथ देखेंगे, आपका फोरकास्ट एक्यूरेसी हमारा यहाँ ऑलमोस्ट बेटर है उन सभी कंट्री से। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, और इसमें निश्चित तौर पर आप लोगों का योगदान भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, इसलिए आपको रुका है, और आपदा का सामना में हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है। यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज बात हम कर रहे हैं चक्रवात के क्या पूरे समस्या है, क्या किस तरह के खतरे में ये पैदा करता है और बचाव के क्या क्या उपाय हो रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल करवाल जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ये बताएं कि निश्चित तौर पर जिस तरह के पूरा बचाव की प्रक्रिया है, लोगों को निकालना है, दूसरी जगह पे ले जाना है, इस पूरी प्रक्रिया ये बड़ी जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें अलग अलग सिविक एजेंसियां, सरकारें और उनका उसका भी समन्वय बेहद ज़रूरी है। ये समन्वय किस तरह से बेहतर तरीके से स्थापित हो पाया है और कहाँ आप देखते हैं कि इसमें और सुधार की गुंजाइश हो सकती है?
जी, इसमें एक नियम जो हम ऑपरेशंस में हमेशा फॉलो करते हैं रहता है कि अगर हम साथ ऑपरेट करने वाले हैं एजेंसीज के साथ में, तो हमको ट्रेनिंग भी साथ में करनी चाहिए ताकि एक दूसरे के बारे में समझ हो, एक दूसरे की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस की समझ हो। तो हम जितनी भी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस हैं पूरे देश में, उनकी ट्रेनिंग एनडीआरएफ करती है। तो एनडीआरएफ के जो एसओपीज हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जो हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारी इक्विपमेंट है, हमारा सिचुएशंस को हैंडल करने के तरीके हैं, उसके मुताबिक हम एसडीआरएफ को भी ट्रेन करते हैं ताकि जब हम एक स्थल पे एक डिजास्टर में इकट्ठे काम करें तो हम मिलजुल के काम कर सकें इन ए वेरी कोऑर्डिनेटेड मैनर। दूसरा कि हम मॉक एक्सरसाइजेस करते हैं ऐसी जगहों पे जो ज्यादा असरग्रस्त होने की संभावना में है। उन मॉक एक्सरसाइजेस में लोकल एजेंसीज हमेशा साथ जुड़ती हैं, जैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर है, एसडीआरएफ है, होम गार्ड्स है, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं। उन सबको लेके हम साथ मॉक एक्सरसाइज करते हैं ताकि उस एक्सरसाइज के बेस पे हमारा एक समन्वय बन जाए। तीसरा, अभी हमने अप्रैल के महीने में भी एक एनुअल कॉन्क्लेव करते हैं एसडीआरएफ की कैपेसिटी बिल्डिंग की, जिसमें हम अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे से लर्निंग होती है ताकि हम उन चीजों को एड्रेस कर पाए जो हमको हमेशा फील्ड में तकलीफ देती हैं, उसकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो पाए और उस एक्सपीरियंस से हम आगे वाले समय में और बेहतर काम कर पाए। इस तरह की तैयारी हम साइक्लोन का सीजन अगर हम कह पाए उससे पहले काफी हद तक करते हैं ताकि अब हम इस तरह तैनात है कि हमारी कम्युनिकेशन कायम है, कोऑर्डिनेशन कायम है, एक दूसरे के साथ संपर्क कायम है और हम एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार हैं। एक बात बार बार उठती है कि ऑब्वियसली जो समस्याएं हैं उसका स्वरूप बदल रहा है, जलवायु परिवर्तन का भी एक मसला है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग मुझे लगता है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होगी। इसके बारे में अगर हम आप बता सके किस तरह से लगातार क्षमता निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है। जी, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। एनडीआरएफ एक 16 बटालियन जितनी फोर्स है, लेकिन इतने बड़े देश के लिए बहुत कम है। इसलिए हमारा एक बहुत प्रायोरिटी ऑब्जेक्टिव है कि हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस तक भी कैपेसिटी निर्माण कर पाए, क्योंकि मेरा अनुभव, मैं आईपीएस अफसर हूं तो स्टेट में काम करने का यह है कि लोग आपदा में अगर किसी वर्दी वाले को देखते हैं तो मदद की अपेक्षा रखते हैं, उसको उस चीज की का इल्म हो, ट्रेनिंग हो के ना हो। तो कई स्टेट्स ने इसमें काफी अच्छा काम किया है, उड़ीसा है, गुजरात है। कई स्टेट्स में, जैसा आपने पहले सवाल में पूछा था, इस पे और ध्यान केंद्रित करके उन एसडीआरएफ को भी और इस स्तर तक लाने की जरूरत है कि वो आपदा में गोल्डन आवर में, क्योंकि वो लोकली अवेलेबल होते हैं, और जाने बचाने के लिए वो कारगर हो पाएंगे। तो कैपेसिटी बिल्डिंग में हम एसडीआरएफ की ट्रेनिंग का मैंने बात की। दूसरा, हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं ताकि लोगों को इसके बारे में हम सिखा पाएं कि अपना बचाव ऐसी सिचुएशन में कैसे कर पाएं। फिर हम सेफ्टी प्रोग्राम्स करते हैं, बच्चों के साथ पूरा दिन गुजारते हैं ताकि वो पहला तो ये सीखे कि अगर स्कूल में कोई आपदा होती है तो उसमें बचे कैसे। ठीक है। दूसरा, वो नॉलेज अपने फैमिली के लिए कैसे इस्तेमाल करें ताकि उनका बचाव कर पाएं। बिल्कुल। तो इन सब में एनडीआरएफ काफी हद तक पूरे साल काम करती रहती है। ठीक है, बिल्कुल। राजेंद्र सर, ये हमें बताएं कि निश्चित तौर पर ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जलवायु परिवर्तन के तहत हम देख रहे हैं कि कई जो है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी हम देख पा रहे हैं। किस तरह से जोखिम का आकलन एनडीए में कर रहा है आने वाली परिस्थितियों के लिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एनसीआरएमपी का जो प्रोजेक्ट था, इसके अंतर्गत ही हमने 13 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों में गुणात्मक और मात्रात्मक जोखिम के आकलन के लिए एक स्टडी कराई है, जिसे हमने नाम दिया है खतरा संवेदनशील जोखिम मूल्यांकन। इसके अंतर्गत जो है हमने एक वेब आधारित डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस तैयार की है, और उसी एटलस के अंदर जो है हमने जो है एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया है। और ये दोनों चीजें जो है हमने आईएमडी को दी है, और आईएमडी ने इसको अपने सर्वर में इसको यूज कर रहे हैं, और 13 राज्यों में ये पहुंच चुकी है। इसके अनुसार अगर हम देखते हैं कि आपदा से पहले ही हमें पता लग जाता है कि कहाँ तक नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, और ये जितना भी समुद्र आ रहा है ये कहाँ तक नुकसान पहुंचाने वाला है। तो उससे पहले ही, उसके पहुंचने से पहले ही हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं, ताकि राज्यों को
और स्थानीय लोगों को वहां से निकाला जा सके और राज्य जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने उस खतरे को से लड़ने के लिए अपने को तैयार कर सके। इसके लिए जो है जोखिम का जो कार्यक्रम है इसको बड़े सुचारू ढंग से हम चला रहे हैं। ठीक है। और मैं दाद देता हूँ इसमें IMD की कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को जो है अपने सर्वर में इसको जो है लॉन्च किया है और इसका तमिलनाडु में बड़ा सक्सेसफुल प्रोग्राम हमने किया है। अभी और राज्यों में भी जो है ठीक है, से बिल्कुल और राज्यों बिल्कुल में भी शुरू होने वाला है। बिल्कुल। डॉक्टर महापात्रा, हमें ये समझाएं कि आने वाली परिस्थितियों में किस तरह से चीजें बदलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं जलवायु परिवर्तन का एक खतरा है और उससे इस पूरा मामला जाकर जुड़ता है। किस तरह से चीजें बदलेंगी, हमारे दर्शकों को ये बताएं, और उसको लेकर क्या कुछ और IMD सोच रही है? क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट लगभग सभी तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और साइक्लोन के ऊपर भी इसका जो इम्पैक्ट दिखाई दिया है पास्ट 100 ईयर्स में यही है कि अरेबियन सी में रिसेंट ईयर्स में सिंस 1990 फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटेंस साइक्लोन्स यानी साइक्लोन्स विद विंड स्पीड ऑफ मोर देन 150 km/h का बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। मगर बे ऑफ बंगाल में ऐसे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, मगर रिड्यूस भी नहीं हो रहा है। जो इंटेंस साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में नंबर सेम है और अरेबियन सी में यह नंबर बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ और एक फाइंडिंग है कि साइक्लोन्स जैसे मूव करते हैं लगभग अबाउट 13 km/h रफ्तार में साइक्लोन मूव करता है सी से लैंड की तरफ, मगर बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन्स अभी धीरे मूव कर रहा है। जब साइक्लोन धीरे मूव करेगा इसका जो भी इंटेंसिटी है वही इंटेंसिटी जब हीट करेगा कोस्ट में, कोस्ट हीट करने के लिए पहले 3 घंटा ले रहा था तो अभी 3 घंटा से 4 घंटा लेगा। यानी जो डिवास्टेशन प्रक्रिया है साइक्लोन की वजह से वो लंगर ड्यूरेशन के लिए देखने को मिलेगा। इसलिए जब भी एज फॉर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ रहा है, इंटेंसिटी नहीं बढ़ रहा है बे ऑफ बंगाल पे, फिर भी इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। दूसरा बात यह है सोशियो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट भी कोस्टल एरिया में हो रहा है, इसलिए जितना एरिया पहले वल्नरेबल था अभी इसका वल्नरेबिलिटी बढ़ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है। इसीलिए दुनिया भर में और भारतवर्ष में भी हम लोग नंबर ऑफ डेथ्स को रिड्यूस करने के लिए सक्षम हुए अभी तक, मगर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइवलीहुड जो लॉस हो रहा है इसका अमाउंट बढ़ रहा है दिन भर दिन। सो अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा यही है, जैसे डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाए और इसके लिए हमारा अर्ली वार्निंग को सिर्फ ऐसे ही नहीं देकर इसको इम्पैक्ट बेस्ड अर्ली वार्निंग दिया जाए, जिसके लिए जो डायनामिक रिस्क एटलास डेवलप किया गया, राजेंद्र सिंह साहब बोल रहे थे, इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ग्रैनुलर मैनर पे कौन में डिस्ट्रिक्ट का सभी ब्लॉक तहसील विलेज में क्या डिजास्टर का इम्पैक्ट हो सकता है, हेवी रेनफॉल से कैसे फ्लड हो सकता है, कौन से इनंडेशन हो सकता है, बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात हो सकता है, टाइडल में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सभी जानकारी मिलेगा और ब्लॉक और तहसील लेवल पे जो हमारे जो डिजास्टर मैनेजर्स है वो एक्शन ले पाएंगे। पब्लिक भी क्राउड सोर्सिंग और मोबाइल ऐप के जरिए ये इंफॉर्मेशन अवगत होगा। तो सभी मिलकर हम ये चाहते हैं कि अगले 5 साल से हम सिर्फ लाइफ नहीं प्रॉपर्टी को भी मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण बात, इम्पैक्ट बेस्ड जो है पूर्व चेतावनी, ये निश्चित तौर पर जो खासकर माल का नुकसान है, प्रॉपर्टी और लाइवलीहुड का नुकसान है, उसको कम करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुक रहे हैं, उसके बाद आखिरी फेज होगा इस पूरी चर्चा का। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। चक्रवात एक विनाशकारी आपदा है। ये आपके घर एवं संपत्ति को तहस नहस कर सकता है।
यदि आप चक्रवात में फंस जाएं, तो साधारण वस्तुएं भी आपके लिए उपयोगी एवं जीवन रक्षी साबित हो सकती हैं। इमरजेंसी किट, फर्स्ट एड बॉक्स, मजबूत रस्सी, लालटेन, बैटरी से चलने वाली टॉर्च तथा अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें। पर्याप्त ताजा पानी, सूखा भोजन, मोमबत्तियां, माचिस तथा केरोसिन अपने पास रखें। इसके अलावा अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज वाटरप्रूफ बैग में अपने साथ रखना न भूलें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपदा का सामना में। आज बात चक्रवात और उसके खतरे और क्या बचाव के उपाय। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। अतुल सर, हमें यह समझाएं कि अब छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा कि आम लोगों को सेंसिटाइज करना कितना जरूरी है कि वो भी इस पूरी प्रक्रिया में, बचाव की प्रक्रिया में भागीदारी कर सकें। मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि हमारी सोसाइटी इतनी क्लोजली निट रहती है कि कहीं कुछ आपदा होती है तो आसपास की कॉलोनी के लोग उस वेलफेयर एसोसिएशन के, आपके पड़ोसी आपकी मदद में सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल। तो उनको पता होना चाहिए कि आपका बचाव कैसे करना है और खुद को कैसे सेफ रखना है। तो मुझे लगता है कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स अगर हम कहें तो लोग खुद हैं, और अगर उनको एक अच्छी इंफॉर्मेशन, अच्छी नॉलेज हो किस तरह की आपदा की पूर्व अनुमान, पूर्व इंफॉर्मेशन के साथ उनको कैसे बिहेव करना है, क्या सिक्योर करना है, कैसे इवैक्यूएट करना है, क्या ले जाना है, क्या छोड़ देने की जरूरत है, बिल्कुल, तो हम जान और माल दोनों के नुकसान को बहुत कम कर। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। राजेंद्र सर, हमें ये बताएं कि किस तरह से आपदा मित्र की पूरी हमने प्रक्रिया देखी थी, उसका भी लाभ देखा था, किस तरह से इसके दायरे को और बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से और ज्यादा इसे काम लायक या कहें सेंसिटिव बनाया जा रहा है? जी, जहाँ तक आपदा मित्र की बात है, ये फर्स्ट फेज में 6000 वॉलंटियर्स हमने 25 जिलों में दिए थे। अभी 350 जिले हमने जो आइडेंटिफाई किए हैं स्टेट के साथ मिलकर के, और 1 लाख आपदा मित्र हम तैयार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक करीब 75,000 वॉलंटियर्स हम जो है आपदा मित्र इस देश को देने वाले हैं। ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण जो चक्रवात की आपने बात की है, इसमें 13 स्टेट में 84 जिलों में 135 जिले टोटल आते हैं इस एरिया में, लेकिन 84 जिलों में करीब 35,000 आपदा मित्र जो है इनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है, और अनदर 6 मंथ के टाइम पे जो है 35,000 वॉलंटियर हमारे पास होंगे, जो विभिन्न गांव से, जिलों से और ब्लॉकों से आए हुए हैं। और इनका मेन उद्देश्य यही है कि घर घर में, गांव गांव में जा करके लोगों को संवेदनशीलता को समझे और उनको बताएं कि कहाँ आपदा के समय आपको क्या काम करने हैं और क्या उचित आपके लिए है, वो आपको बताएंगे। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर महापात्रा, हमें यह बताएं कि जो हर आदमी तक सूचना पहुंचना है, जो आप सूचनाएं निकाल रहे हैं पूर्व चेतावनी का, हर आदमी तक जो पहुंच रही है सूचना, उसको लेकर आपको लगता है क्या और करने की गुंजाइश है ताकि सब सूचित हो सके? आपने सही बताया कि हमने यही प्रोजेक्ट लेकर चल रहे हैं कि जैसे हर टाइम पर मौसम सूचना लोगों के पास पहुंचे और हर घर में ये मौसम सूचना लोगों के पास पहुंचे। सो इस विजन को देखते हुए जो एक अच्छे कदम लिया गया सेंट्रल लेवल पे, दैट इज कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल। कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के अंदर हम बहुत सारे रिडंडेंट मीन्स जैसे टेलीफोन, SMS, व्हाट्सएप और ईमेलिंग और मास मीडिया, सभी को आधार करके हम लोगों के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ भारत मौसम विज्ञान विभाग में बहुत सारे मोबाइल ऐप्स इंट्रोड्यूस किया है, जैसे मौसम मोबाइल ऐप, जहां आप सभी तरह का सूचना साइक्लोन को लेकर आप लोगों के पास पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ दामिनी है जो कि लाइटनिंग की इंफॉर्मेशन दे सकता है, मेघदूत है जो कि फार्मर्स को इंफॉर्मेशन दे सकता है, और अभी हम स्पेशल एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं अंडर दिस नेशनल साइक्लोन। बिल्कुल में लोकल लैंग्वेज में साइक्लोन रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन लोगों के पास। ठीक है, बिल्कुल। हमारे पास वक्त इतना ही, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सारे विशेषज्ञों का। राजन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मोहपात्रा सर आपका, और अतुल सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर खतरा तो है और खतरा का स्वरूप भी बदलेगा, लेकिन तैयारी जरूरी है, जिसमें हम जैसे आम लोगों का भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, और निश्चित तौर पर तमाम तरह की तकनीकी तैयारियां भी हैं। तो आपदा का सामना में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।